Hi guys, welcome back to the channel. It's me Vansh Arora. So welcome to the economics class. So in this video, it is the part 4 of our current chapter, that is determination of income and employment. So in this video, we will be going through certain terminologies and certain more concepts that are related to income and employment and savings and consumptions. Okay. So in the previous lectures, we had just covered about what is aggregate demand, aggregate supply, consumption functions, saving functions, APC, APS, MPC, MPS, and all about that, their relationships and so on. So in this lecture, we will gonna cover few more terminologies that are there, but they are not too much hard and too much long, but they are still the terminology that can be asked in examination. So the whole chapter is quite important. None of the concept can be missed from this chapter. Okay. So without any further ado, let's start the chapter. So the first topic is capital formation and investment. देखिए guys, कैपिटल फॉर्मेशन या फिर इन्वेस्टमेंट, आपने नेशनल इनकम में भी पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है. इन्वेस्टमेंट होता है कि हम अपने कैपिटल स्टॉक के अंदर, कैपिटल गुड के अंदर हम इंक्रीज करते हैं. ठीक है, हम कैपिटल स्टॉक या कैपिटल गुड के अंदर क्या करते हैं, हम इंक्रीज करते हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर. देन इट इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट. जब हमारा कोई भी कैपिटल गुड है, कोई भी कैपिटल स्टॉक है जिसके अंदर से हमको रिटर्न्स मिलता है या कोई लंबा ड्यूरेशन का है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इट इज गिविंग यू रिटर्न्स. ठीक है, एंड इट इज समवॉट यू हैव क्रिएटेड फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर फ्यूचर, लाइक फ्रॉम विच यू विल अर्न समथिंग, फ्रॉम विच यू विल बी गेटिंग समथिंग. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. अब मुझे ये बताओ, कौन बताएगा मुझको कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारा कैसे हेड के अंदर आता है, एग्रीगेट डिमांड के अंदर आता है या एग्रीगेट सप्लाई के अंदर आता है? कौन बताएगा मेरे को? फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर आ जाए आंसर कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारा एडी का पार्ट है या एएस का पार्ट. यस, यू आर करेक्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ एडी, एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, तो हमने पढ़ा था ना फर्स्ट, हमारे बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर की फर्स्ट स्लाइड क्या थी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जिसका हमारा फॉर्मूला क्या था, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, अगर आपको याद होगा आज तो. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज स्टिल अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू हेड्स. That is, number one is induced investments and number two is autonomous investments. एक होता है induced investment, एक होता है autonomous investment. ठीक है, induced investment क्या होता है? Induced investment refers to the investments which depends on the profit expectation and is directly influenced by income level. देखो, induced investment किस पे डिपेंड करेगा, हमारी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस के ऊपर कि कितना प्रॉफिट आने वाला है, उसके बाद ही हम करेंगे इसमें इन्वेस्ट. ठीक है, एंड इट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर इनकम लेवल, कि भैया हमारी वहां से जितनी इनकम जनरेट होगी हम उसके बेसिस पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे. दैट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, लाइक वी आर हैविंग some expectations from that proposal in which we are investing, that how much returns should we get from that proposal, how much returns that we can get from the particular proposal is somewhat induced investment. ठीक है, so induced investment refers to that investment which are having some profit expectations. ठीक है, and whereas autonomous investments, these are some kind of investments which are not affected by the change in the level of income. भाई इनकम लेवल चेंज होगा उससे फर्क नहीं पड़ता. इट इज नॉट इंड्यूस्ड सोनली बाय प्रॉफिट मोटिव. ठीक है, ये हमारे प्रॉफिट मोटिव से भी नहीं इम्पैक्टफुल होती. इट इज इनकम इन इलास्टिक. ठीक है, इसमें इनकम लेवल से नहीं फर्क पड़ता. इट इज जस्ट फॉर द फॉर इन्वेस्टमेंट कि हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना है. वी हैव टू जस्ट मेंटेन सम इन्वेस्टमेंट रिजर्व्स फॉर आवर फ्यूचर प्रोटेक्शन. तो ये समवॉट ऐसे प्लान्स होते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, पहले वाले में हमको फ्यूचर प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमको इनकम की डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं हम इनकम से, नीचे वाले में नहीं. ठीक है, तो दीज आर द टू हेड्स फॉर द इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये हमारा छोटा टॉपिक था इन्वेस्टमेंट का, हमारा वो खत्म होता है. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि छोटे छोटे से टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर में जो रह गए हैं, ज्यादा बड़ा टॉपिक एक ही रह गया जो बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में करने वाले हैं. वो बहुत बड़ा टॉपिक एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, इफ आई से द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो द नेक्स्ट टॉपिक्स बोलूंगा क्योंकि ये चार अलग अलग चीजें हैं. ठीक है, तो देखते हैं जरा क्या है. एक्स एंटे सेविंग्स, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट्स. सबसे पहले आप समझिए कि एक्स एंटे वर्ड का मीनिंग क्या. आप सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट तो समझ चुके हो, उसमें मुझे कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं है. सेविंग्स इज व्हाट? सेविंग्स इज द पार्ट ऑफ द इनकम दैट यू आर सेविंग
राइट आप अपनी इनकम का जो पोर्शन सेव करें दैट इज नोन एज सेविंग। इन्वेस्टमेंट क्या होगी, जो आप कैपिटल गुड्स को स्टॉक में इंक्रीज कर देंगे। अभी जस्ट पढ़कर आप आए हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कि आपका जो कैपिटल स्टॉक है, जो कैपिटल रिजर्व है, इसमें आप जो एडिशन करते हैं दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज सेविंग? सेविंग इज समवॉट द पार्ट ऑफ द इनकम दैट यू आर सेविंग। अब आते हैं हम एक्स एंटे पे और एक्स पोस्ट पे। एक्स एंटे इज बेसिकली दैट यू आर प्लानिंग इन द बिगिनिंग। अब सिंपल सी बात है, एक महीना शुरू होता है या हाँ एक महीना शुरू होता है, हमारे हाथ हमारी सैलरी आती है, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे इतने खर्चे हैं, हमें यहाँ खर्च करना है, फिर हम एक दिमाग लगाते हैं कि हम इतना सेव भी कर लेते हैं क्योंकि फ्यूचर में काम आएगा हमको। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, 1,000 की इनकम आई थी, 1,000 में से आपने 500 रुपए का सोचा, या फिर मान लो हाँ 100 रुपए का सोचा कि आप सेव करेंगे, ठीक है। तो आपने 100 रुपए का प्लान किया, बट एक्चुअली में सेव कितना हुआ वो तो डिपेंड करेगा एट द एंड ऑफ द मंथ, कि क्या पता कोई अनसर्टेनिटी की वजह से खर्चा हो जाए, क्या पता कुछ ऐसा खर्चा हो जाए जो हमने सोचा ना हो पहले, कुछ डिसाइडेड ना हो सकता है। बट what you have planned at the beginning is somewhat known as ex ante, ex ante, ठीक है। So if I'll talk about ex ante savings, it refers to that amount of savings by the households which we save at different level of income, which we plan to save at the beginning of the period। जब हम बात करेंगे beginning of the period की, ठीक है, starting of the period की, at different level of incomes पे save करने की सोचेंगे by the households, then it will be known as ex ante investment because it is known as planned saving, जो हमने सोचा है to plan, which we have planned to save, ठीक है। Whereas if I talk about ex ante investment, same to same, which we have planned to invest at the beginning of the period, वहां पे सेफ था, यहाँ पे प्लान हो जाएगा। जो हमने इन्वेस्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं, ठीक है, वो तो अगर डेफिनेशन देखा जाए तो क्या है, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट्स रेफर्स टू दैट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स which all the firms plan to invest at different level of income in the economy। जो अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे बाकी सारी फर्म्स प्लान करती है टू इन्वेस्ट at the beginning of the period is known as ex ante investment, it is known as planned investments, ठीक है। समझ आ रही बात, दोनों में डिफरेंस। इसमें फर्म्स के बारे में बात करी जाएगी, इसमें हाउस होल्ड के बारे में बात करी जाएगी, क्योंकि सेविंग्स हमारे हाउस होल्ड सबसे जनरली करते हैं और इन्वेस्टमेंट्स हमारी हाउस होल्ड ज्यादा नहीं करते हैं, बट फर्म सबसे ज्यादा सेविंग्स करती है, ठीक है। डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स आएंगे इन द इकोनॉमी। एक्स एंटे मींस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। एक्स एंटे में हमारी प्लान्ड सेविंग्स आती है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? इज द बोथ द टर्मिनोलॉजीज इज क्लियर टू यू? गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ex post savings। What is the ex post savings? Ex post savings refers to the actual or realized savings in an economy during a financial year or at the end of the period, ठीक है। कि हमने वहां पे क्या बोला था कि हम एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं या कितना सेव करने वाले हैं, समवॉट एक्स एंटे, ठीक है। एक्स पोस्ट मतलब एट द एंड ऑफ द पीरियड कितना एक्चुअल में हुआ। आपने यहाँ बोला 1,000 रुपए की इनकम है, 100 रुपए सेव कर लेंगे महीने के अंत तक, बट 100 रुपए सेव नहीं हो, 80 रुपए सेव हो गए, तो 80 रुपए इज समवॉट द एक्स पोस्ट सेविंग्स एंड 100 रुपए समवॉट द एक्स एंटे सेविंग्स। The planned savings is ex ante and the actual one and the realized one at the end of the financial year is ex post savings. Same for the investment as well. The actual money that you have invested at the end of the financial year is somewhat ex post investment. आप एक इकोनॉमी के अंदर at the end of the financial year the amount that you are saving is somewhat known as ex post savings and the amount that you are investing is somewhat known as ex post investments. I hope the four terminologies are clear to you. Is it clear? Let's move to the next one. Okay, if there is any doubt you can drop down in the comment section right away. Okay, yeah, so it is a very small concept but इसका हमारे पास एक ब्रॉडर वर्जन भी आने वाला है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बट टिल देन हम इसको समझते हैं कि बेसिकली होता क्या है। इक्विलिब्रियम, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? क्या होता है इक्विलिब्रियम? वर्ड का मीनिंग क्या होता है इक्विलिब्रियम? आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुका है, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में लर्न नहीं पढ़ चुका है ये टर्मिनोलॉजी। तो इक्विलिब्रियम होता क्या है? इट इज अ सिचुएशन, it is a position at which the producer, either the consumer, either anyone on this position does not want to move from it। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें सबको हैप्पी हैप्पी विनिंग सिचुएशन मिल जाती है, ठीक है।
ये बिल्कुल बैलेंस्ड सिचुएशंस क्रिएट करता है, इक्विलिब्रियम, मैंने मतलब इक्वल बैलेंसिंग मेंटेन करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहाँ पे होता है, हमने आज अपना नाम क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, आ गया ना, कि इनकम को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे हमारा इनकम पूरा प्रॉपरली जनरेट हो रहा है। अब देखो इनकम तो तब जनरेट होगा जब हमारे सारे लोग काम पे लग जाए, सारे लोग काम पे लग जाए मतलब जितने भी लोग who are able to work are working, are earning, that means that we are earning full amount of income in our country, which also means that there is no unemployment, there is full employment. तो जब हम बात करेंगे अपने इसकी इक्विलिब्रियम लेवल की, तब हमारा क्या आएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मेजॉरिटी केसेस में फुल एम्प्लॉयमेंट। अब इक्विलिब्रियम हम जब भी पढ़ते आए हैं तब हमने क्या पढ़ा है, डिमांड एंड सप्लाई के इंटरेक्शन करते हैं, तो इधर भी डिमांड एंड सप्लाई का इंटरेक्शन करवा देते हैं। हमारे पास यहाँ पे डिमांड सप्लाई में कौन कौन थे, ADAS थे, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई थे, करा देते इंटरसेक्शंस, intersection means they are equal to each other, AD is equals to AS, it means that the situation is equilibrium situation, ठीक है। एक और चीज है, या तो AD AS के बराबर होगा या तो इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के बराबर होगा, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के बराबर होगा, ठीक है। So these two are the things that needs to be there for the equilibrium condition, but it is not always at the full employment level, ठीक है। मैंने वही बताया ना कि मेजॉरिटी केसेस में इट इज एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बट नॉट ऑलवेज, इट कैन बी लेस देन एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और ओवर, कभी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम भी हो सकता है, कभी ओवर भी हो सकता है, तो इट कैन बी अंडर, इट कैन बी ओवर एंड इट कैन बी ऑप्टिमल एज वेल, ठीक है। तो तीनों हमारे केसेस। लेट्स मूव टू द ग्राफ, लेट्स लुक एट द ग्राफ। ग्राफ जो हमको नीचे गिवन है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ग्राफ को। 45 डिग्री लाइन कौन सी होती है, जल्दी से बता दो कौन सी होती है, इट इज द AS लाइन, aggregate supply, or we can also say it as income line, which is this line। अब देखो ये हमारा लाइन देखो कौन सा है, ये हमारा जो लाइन है, ये हमारा लाइन है AD का लाइन, तो जहां पे AD और AS इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इट मींस इट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, लिखा आ रहा है ना देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। तो यहां से अगर मैं अपनी लाइन को नीचे एक्सटेंड करता हूं तो इट मींस दैट at this point of time this is the full employment level of output, कि अगर सब लोग काम पे लगे हैं, पूरा एम्प्लॉयमेंट जा रहा है, तो इतना लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट होगा, कितना, M पॉइंट पे जो मार्क किया जा रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड अगर हमारी डिक्रीज हो जाती है, बाय एनी चांस एग्रीगेट डिमांड हमारी डिक्रीज हो जाती है, मतलब लोग काम पे पूरे नहीं लगे हुए हैं, डिमांड पूरी नहीं आ रही है, तो इट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला केस, राइट, ठीक है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या हुआ, हमारा लेवल ऑफ आउटपुट भी कम हो गया, देख लो ना, N पे आ गया, पहले यहां था अब यहां आ गया, मतलब कम हो गया ना। तो जब कम हो गया मतलब क्या हुआ कि हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो गई है, जब वो एग्रीगेट सप्लाई के साथ इंटरसेक्ट करेगी एट द पॉइंट Q, इट मींस एट द पॉइंट N इट इज गिविंग अस लेस level of output, less level of output. So this is the graph that shows at two cases, under the full employment level the equilibrium point, and under the underemployment level the equilibrium point. I hope this is clear to you. You have to draw this graph whenever you will be getting the question based on the equilibrium level of income. You have to draw every graph. जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में ग्राफ रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, कंसेप्ट आएगा जिसका ग्राफ है, ड्रॉ इट, ड्रॉ कर दो, क्योंकि ग्राफ के नंबर कभी कटते नहीं है कि आपने ड्रॉ क्यों किया था, नहीं कटते नहीं है, मिल सकते हैं, मिल जरूर सकते हैं, कटते कभी नहीं, ठीक है। तो यू कैन ड्रॉ इट, यू कैन एक्सप्लेन, बट टाइम को देख, पेपर में टाइम भी तो होता है ना, उसको भी देख, ठीक है। बट अगर जो मेन चीज मांगी पहले वो कर देना, ये नहीं कि आपसे कुछ अलग मांगा हो एंड यू आर जस्ट ड्रॉइंग द ग्राफ, कि भाई बोला गया था कि ग्राफ ड्रॉ कर देंगे तो नंबर मिल जाएंगे, ओके, नॉट लाइक दैट। अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। नेक्स्ट चीज क्या है, देखो हमारे 3 टॉपिक्स हैं छोटे छोटे से, और ठीक है, 3 टॉपिक्स क्या है हमारे, 3 तरीके की एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस हैं। पहला है फुल एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा है इनवॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट। पहला कंडीशन में बात करते हैं हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे। What is full employment? Full employment is basically that situation where all those who are able to work and willing to work and prevailing wage rate gets the opportunity to work.
ठीक है, मतलब जो लोग काम करने के लिए सक्षम है, जो काम करना चाहते हैं और एट प्रिवेलिंग वेज रेट ही काम करना चाहते हैं और उनको काम मिल भी जाता है, इट मीन्स दैट आर फुल्ली एम्प्लॉयड। वो एम्प्लॉयड है, वो काम कर रहे हैं, उनके पास काम भी है, वो काम करना चाह भी रहे हैं, वो काम करना सकते भी है। ठीक है, सब चीजें आएंगी तो फुल एम्प्लॉय। व्हाट इज वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड? इट इज अ सिचुएशन अ पर्सन इज एबल टू वर्क, पर्सन काम करना चाहता है बट नॉट विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट। देखो पहली बात तो समझो, वॉलेंटरी मतलब होता है अपने मन से, वॉलेंटरीली का मतलब होता है अपने मन से। अब अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं मैं बोल रहा हूँ अपने मन से बेरोजगार है। कैसे अपने मन से बेरोजगार बंदा कब होगा कि वो काम कर सकता है, पक्की बात है वो काम कर सकता है, प्रिवेलिंग वेज रेट पे वो काम नहीं करना चाहता। वो कहता है कि जो ये वेज रेट अभी चल रहा है मार्केट में, आई विल नॉट वर्क एट दिस वेज रेट, मेरे को ज्यादा इनकम चाहिए। तो तब क्या होता है, बंदा अपनी मन मर्जी से वो बेरोजगार है। दैट इज नोन एज voluntarily unemployment, when the person is able to work but are not willing to work at the prevailing market rate। ठीक है, दूसरा आता है, थर्ड केस आता है हमारे पास इनवॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट, की भाई बेरोजगार तो है बट मन से नहीं है, कि where the worker is willing to is able and also willing to work, कि अब तो एबल भी है, सक्षम भी है काम करने के, करना भी चाहता है, बट बंदे को काम ही नहीं मिल रहा, बंदे को काम मिल ही नहीं रहा, करे क्या बेचारा, काम ही नहीं मिल रहा उसको। तो दैट इज इनवॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड। समझ आया आपको तीनों? फुल एम्प्लॉयमेंट जब बंदे को काम करने के लिए सक्षम है, काम करना चाहता है और काम मिल भी गया, फुल एम्प्लॉय। वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ? वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि a person is able to work but not willing to work at prevailing wage rate, कि prevailing wage rate में मैं काम ही नहीं करूंगा। ठीक है, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या हुआ कि ऐसी सिचुएशन जिसमें वर्कर इज एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क बट डज नॉट गेट द वर्क, चाह भी रहा है, सक्षम भी है बट काम नहीं मिलता। ठीक है, तो मैंने तीनों के तीनों आपको दोबारा से रिवाइज भी करवा दिए, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। आई होप कि आज हमने जो जो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज पढ़े हैं आपको सारे क्लियर होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे बस दो टॉपिक बचेंगे इस चैप्टर के अंदर, एंड वी विल बी कवरिंग इनटू टू डिफरेंट वीडियोस बिकॉज़ दे आर द टफेस्ट वन एंड दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न्स फ्रॉम दिस चैप्टर। Okay, so we will be doing it in very detail and will be taking much time to complete that topics. So we will meet you in the next lecture. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you for watching this video. Do like, share and subscribe the channel and share the video with your classmates. Thank you for watching this video. Stay safe, stay healthy.